फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, चैप्टर 2 को हमने समाप्त किया है, दैट इज द वेपर पावर साइकिल। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द नोजल एंड डिफ्यूजर। नोजल और डिफ्यूजर की अगर मैं कहानी की बात करूं तो अगर आईएएस के लेवल पे देखूं तो पहले ये सिलेबस में था, लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से ये चीजों को हटा दिया है। दूसरा चीज, अगर एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम लोग पीएसयू जो एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या और भी गवर्नमेंट जो स्टेट या सेंट्रल लेवल के होते हैं, यहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नोजल और डिफ्यूजर की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको इतना लेंथी में कवर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके जो बेसिक्स होते हैं, उसके बाद शेप, उसके बाद हम लोग मैक नंबर, उसके बाद हम लोग कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, नोजल, डिफ्यूजर, ये सब चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हालांकि चैप्टर की अगर बात करूं तो डेफिनेटली आपने सेमेस्टर में भी अगर पढ़ा हुआ तो काफी लेंथी है, कई सेमेस्टर में तो नहीं भी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग नोजल डिफ्यूजर में मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं, अगर आप उतनी चीजों को कवर करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, 5% क्वेश्चन बहुत रेयरली होते हैं कि अगर एग्जाम में आ गए, तो अगर ऐसा कुछ आया हुआ है तो वो भी मैंने कवर कर दिया है। तो एटलीस्ट नोजल डिफ्यूजर के केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, एसएससी जेईई में नो डाउट आते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। तो जो चीजें हम लोग यहाँ पर नोजल डिफ्यूजर के अंदर कवर करने वाले हैं उस चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। तो नोजल डिफ्यूजर में चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा नोजल होता क्या चीज है, डिफ्यूजर क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग मैक नंबर पे चलेंगे। तो नोजल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ऐसा होता है, जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चंस पूछूं तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास कौन सा पैसेज है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इस तरीके से क्या है, कॉपी पेज पकड़ा देगा, पेन दे देगा और ये शेप बनाएगा और बोलेगा कि बताओ बेटा ये नोजल है कि डिफ्यूजर है। ठीक है, तो हम क्या है, दिखते ही क्या लग रहा है, ये क्या है, हम दिखते ही बोलते हैं कि नोजल है। तो भैया अभी तक तो सबसे पहली बात, इसमें मैंने इसका फ्लो का डायरेक्शन ही नहीं बताया है। ठीक है, आपके दिमाग में शायद चल रहा हो कि फ्लो का डायरेक्शन कई लोगों ने बता दिया हो, तो अच्छी बात है कि फ्लो का डायरेक्शन दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। क्यों फ्लो का डायरेक्शन ऐसा नहीं हो सकता क्या? डेफिनेटली हो सकता है। तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि जो फ्लो का डायरेक्शन अभी तक तो मैंने शो किया ही नहीं है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए मैं फ्लो का डायरेक्शन शो अब कर देता हूं, चलिए ये आपका फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमको पैसेज दिख रहा है तो अब बताओ कि क्या ये नोजल होगा? मतलब अब मैं क्या इसको नोजल बोल सकता हूं? कई लोगों को लग रहा होगा कि हाँ डेफिनेटली नोजल हो। सबसे पहली बात ये देखिए कि ये आपका जो पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग बोलते हैं क्या? कन्वर्जिंग पैसेज। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग पैसेज। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को नोजल बोल रहे हो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज होता है, कन्वर्जिंग पैसेज हमेशा नोजल की तरह ट्रीट करे? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कन्वर्जिंग पैसेज हमारा नोजल की तरह ट्रीट करेगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि कन्वर्जिंग पैसेज हमेशा नोजल की तरह ट्रीट करेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जिंग पैसेज हमेशा नोजल की तरह ट्रीट नहीं करता, ये डिफ्यूजर की तरह भी ट्रीट करता है। ठीक इसी का मैं अगर अपोजिट बात करूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पैसेज इस तरीके का है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग पैसेज। यहाँ पे आपको फ्लो का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है, ये हमको मिला हुआ है और ये हमको जो दिख रहा है, दिस इज द डाइवर्जिंग पैसेज। ये जो हमको दिख रहा है क्या है, ये हमारे पास है डाइवर्जिंग पैसेज। और इस डाइवर्जिंग पैसेज की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये ऑलवेज डिफ्यूजर की तरह काम करेगा? ये अगर मैं बात करूं तो क्या ये हमेशा डिफ्यूजर की तरह काम करेगा? डेफिनेटली ये हमेशा ये कंडीशन ट्रू नहीं है। मतलब एक चीज तय बात है कि हर कन्वर्जिंग पैसेज या जो आपकी कन्वर्जिंग दिखती है, वो कन्वर्जिंग जो पैसेज दिखता है उसके लिए आपका जो हर कन्वर्जिंग पैसेज दिखने वाला चीज नोजल नहीं होता और हर डाइवर्जिंग पैसेज दिखने वाला चीज डिफ्यूजर नहीं होता। तो बात है कि डिफाइन कैसे होगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे थोड़ी चीजें अंधेरे में थी? डेफिनेटली यार देखो, जहां पर जो चीजें जितनी जरूरत है उतनी चीजें बताई जाती है। सेकंड चीज, यहाँ पर अब इन चीजों का बहुत ज्यादा ओपनली यूज होने वाला है, तो आपको नोजल और डिफ्यूजर के साथ चीजों को पढ़ना पड़ेगा।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं नोजल की बात कर रहा हूँ या डिफ्यूजर की बात कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नोजल को कभी भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पैसेज से डिफाइन नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। अगर आप नोजल के केस में बोलना चाहते हो या डिफ्यूजर के केस में, तो आपको यहाँ पर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पैसेज नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है मुझे, तो नोजल या हो या आपका डिफ्यूजर हो, नोजल हो चाहे आपका डिफ्यूजर हो, जब आप इस पर डेफिनेशन को यूज करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे क्या, दैट इज द वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, और आप लिख सकते हो और एरिया। ठीक है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन और एरिया। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे आपका नोजल को लेकर बात हो रही है, चाहे आपका डिफ्यूजर को लेकर बात हो रही है, ये आपका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होगा या एरिया, इस चीज को आपको पूरे टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो नोजल और डिफ्यूजर की कहानी क्लियर हुई। अब बात है कि नोजल को हम लोग डिफाइन कैसे करें। तो नोजल को एरिया के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, नोजल को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, मैं भी आपसे पूछता हूं ये चीज, व्हाट इज द नोजल। तो नोजल की अगर हम लोग बात करें एसएससी जेईई में, तो ये पता नहीं कितने बार, गिनती नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा पीएसयूज में भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अ नोजल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी दैट इज द इंक्रीज प्रेशर एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ, मतलब इंक्रीज काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी, और ऑप्शन डी दैट इज द नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका ऑप्शन हमको क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे नोजल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कई लोगों को ए लग रहा होगा, कई लोगों को बी लग रहा होगा और कई लोगों को सी लग रहा होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये चीजें मैं क्लास में भी कराता हूं तो मुझे यही चीज मिलता है, कोई ए पे है, कोई बी पे है, कोई सी पे है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहला चीज, दो चीजें आपको बता रहा हूं बेसिक, एक जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपका यहाँ नोजल और डिफ्यूजर के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स है क्या, डेफिनेटली कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। तो इसमें हमेशा जो एनर्जी है ना वो कन्वर्ट होती है, मतलब एनर्जी क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं है। अगर आप जैसे मान लो टरबाइन की बात करते हो, टरबाइन के अंदर मूविंग पार्ट्स है ना, तो हो सकता है कि दोनों आपकी बढ़े या दोनों कम हो। लेकिन अगर किसी डिवाइस के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, जैसे ब्लेड, शाफ्ट, इस तरीके का कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो ये बात तो तय है क्या हमेशा कि यहां पर जो आपकी एनर्जी है वो आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये तय बात है। तो ध्यान रखना, नोजल और डिफ्यूजर के अंदर, ठीक है, ये नोजल और डिफ्यूजर के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनर्जी कन्वर्ट, ध्यान रखिएगा, एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम one form, energy convert from one form to another form। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी आपकी क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर है चीजें यहां तक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, यहां पर जो नोजल है, अगर मैं नोजल को कन्वर्जिंग लेता हूं तो, हालांकि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों हो सकता है, सीधी सी बात है, तो किस बेसिस पे लेंगे वो मैक नंबर के थ्रू डिफाइन होता है। बात करूंगा मैं मैक नंबर को लेकर। सीधा सीधा अगर आपको नोजल को डिफाइन करना है तो नोजल के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके इनलेट पे प्रेशर एनर्जी जो होती है, इस प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में करता है। मतलब वो डिवाइस जो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं नोजल। ठीक है, प्रेशर एनर्जी इसको कहां से मिलेगा, डेफिनेटली कुछ हेड मिलेगा या यहां पर आपको हाई प्रेशर मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा या वेलोसिटी बढ़ाएगा, सेम चीज है, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, दैट इज द हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि हमारा नोजल है, इट इज द वेरिएबल क्रॉस सेक्शन इन विच द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जो आपकी एनर्जी है उसके पास जो प्रेशर एनर्जी थी ये आपकी कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट होने के बाद फाइनली क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी में गई है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नोजल का बेसिक डेफिनेशन हुआ जिसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजर की कहानी। तो डिफ्यूजर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं,
ये अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग डिफ्यूजर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसा कि हम लोग नोजल देख रहे हैं, नोजल आपका क्या है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से जो हमारा डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर जस्ट इसका अपोजिट फंक्शन है। मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि जो आपके पास इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सीधी सीधी बात। मतलब यहाँ पर डिफ्यूजर क्या है, इस वेलोसिटी को ड्रॉप करेगा और वेलोसिटी को ड्रॉप करके प्रेशर को राइज करेगा। तो चीजें समझ में आ रही है। तो नोजल और डिफ्यूजर की कहानी आपको क्लियर है। तो नोजल को ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नोजल, इट इज अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन बोलना है, मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि किस पैसेज को हम लोग कब नोजल बोलेंगे और कब डिफ्यूजर बोलेंगे। लेकिन आपसे कोई नोजल का सीधा सीधा डेफिनेशन पूछता है तो इट इज अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन इन विच the pressure energy of the fluid is converted into kinetic energy, या ये भी बोल सकते हैं to increase the velocity of the fluid। ठीक है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी को अगर हमको राइज करना है, इंक्रीज करना है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं नोजल। और डिफ्यूजर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफ्यूजर आपका क्या करता है, जो फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देता है, वो प्रेशर एनर्जी में। तो कहानी क्लियर है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे बात की जाती है, तो नोजल और डिफ्यूजर के बीच में अभी आपको जो समझ में आया केवल और केवल बेसिक डिफरेंस। और फिलहाल इस वीडियो में आपको नोजल डिफ्यूजर के बीच में यही डिफरेंस को समझना है, क्योंकि ये जो अगर मैं पैसेज को लेकर बात कर रहा हूं तो पैसेज की कहानी मैं आपसे आगे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नोजल और डिफ्यूजर के अंदर का डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। दूसरा चीज ध्यान रखना, हम लोग जो भी नोजल और डिफ्यूजर की बात करते हैं, तो नोजल और डिफ्यूजर में हम लोग क्या है, इस तरीके से हम इसको एडियाबेटिकली मानते हैं। एडियाबेटिकली मतलब इसमें हम लोग ये मानते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास चाहे नोजल हो चाहे आपका डिफ्यूजर हो, ठीक है, तो हर कन्वर्जिंग पैसेज नोजल नहीं होता और हर डाइवर्जिंग पैसेज डिफ्यूजर नहीं होता है। क्लियर। बात करूंगा इसके बारे में कौन सा पैसेज कैसा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली मैक नंबर होता क्या चीज है। ठीक है, तो अगर मैं मैक नंबर को लेकर बात करूं तो देखिए मैक नंबर में हमको क्या दिखेगा, ये जो हमारे पास मैक नंबर की बात हो रही है, ये मैक नंबर होता क्या चीज है। सबसे पहली बात देखिए, मैक एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट दिया या जो भी उन्होंने अपना एक परफॉर्म किया, उसके बाद जो कंक्लूजन आया, तो उन्होंने क्या है अपने नाम से मैक नंबर को डिफाइन कर दिया। और मैक नंबर एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं किससे, एम से। और मैक नंबर को अगर मैं एम से डिफाइन करूं तो एम इक्वल टू आपको क्या होगा, इसमें हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो आपका टू द जो भी आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या फ्लूइड जो भी हो सकता है आपका, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और फ्लूइड भी। देखिए जो भी हो सकता है, आपके एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट और फ्लूइड टू द velocity of sound, to the velocity of sound। ये जो हमारे पास निकल के आया हुआ है velocity of fluid to the velocity of sound। ठीक है, तो इसको अगर मैं मैक नंबर जो है इसको अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑब्जेक्ट जो है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं v, और वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लोग c से लिखते हैं, और c इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट गामा आर टी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेट इज द गामा आर टी। तो ये हमको मिला है मैक नंबर। और इस मैक नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको दिखेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको v दिख रहा है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट गामा आर टी। कहानी क्लियर है। तो ये चीजों को समझिएगा। आप देखिए होता क्या चीज है, थोड़ा सी इस चीजों को आप फिजिकली समझिए। ठीक है, यहां पर उन्होंने मैक कंडीशन को लेके मैक कंडीशंस डिफाइन किया। क्या क्या डिफाइन किया कि अगर आपको मान लीजिए मैक नंबर जो है लेस देन 1 होता है, ठीक है, तो लेस देन 1 होगा तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सबसोनिक वेलोसिटी, अगर लेस देन 1 होता है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मैक नंबर है इक्वल टू 1 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सोनिक वेलोसिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक वेलोसिटी। ठीक है,
दूसरा नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो अगर यहां पर m की वैल्यू 0.8 से 1.2 के बीच में होती है, ये रेंज है आपका, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसोनिक वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रांसोनिक वेलोसिटी। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मान लीजिए जो आपका मैक नंबर है, ये कंडीशंस पे लेके बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन अगर 5 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक वेलोसिटी। ठीक है, हाइपरसोनिक। ठीक है, अब सुनिए ये चीज, इसका थोड़ा फिजिकली मीनिंग आप समझिए क्या होता है। मैक नंबर अगर मैं बोल रहा हूं लेस देन 1 है, मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ साउंड से स्पीड कम होगा ऑब्जेक्ट का। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास कितना है? वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होता है, दिस इज द जो आपको सी निकल कर आया हुआ है, ये कितना होता है? ये आपका होता है 333 या 332 भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड इन एयर। सबसे पहली बात देखो, जो आपका साउंड है, साउंड को फ्लो होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम आपका साउंड फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, स्पेस में जाओगे तो वहां पर हम बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम मिल ही नहीं पाता है। यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि साउंड की वेलोसिटी को लेकर, तो 333 जो हम लोग अभी आपसे बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप बैठे हुए नॉर्मल एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पर एयर है तो डेफिनेटली 333 मीटर पर सेकेंड एयर में होती है। इसके अलावा एक छोटा सा चीज और आपको और बता दे रहा हूं, चाहे आपका जीएस पोर्शन हो या इसमें आ सकता है क्या, कि जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? साउंड की वेलोसिटी होगी। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ज्यादा क्या होगा? जो हमारे पास साउंड है उस साउंड की वेलोसिटी होगी। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिए, जो साउंड की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, तो साउंड की वेलोसिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा साउंड की वेलोसिटी हमको किस में मिलेगी? डेफिनेटली सॉलिड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे तो लिक्विड के अंदर, और उसके बाद आप बात करोगे गैस के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होता है जहां से ट्रेन आती है, तो क्या करना, रेलवे ट्रैक पे जाना और जो आपकी ट्रैक होती है उसमें कान लगा के छोड़ देना। उसके बाद जब आपकी ट्रेन आएगी तो ट्रेन बहुत दूर से रहेगी तो ही आपको सुनाई दे देगी। ठीक है, लेकिन क्या समय रहते उठ जाना, नहीं तो फिर क्या है, कहानी खत्म हो जाएगा उस दिन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात हो रही है, तो जितना ज्यादा आप साउंड को जितना ट्रेवल कराना चाह रहे हो, जितना अगर स्पीड की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली सॉलिड के साथ साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, गैस में और कम होती है, और मीडियम रहेगा ही नहीं तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। और ये आप समझ सकते हो 333 मीटर पर सेकंड को फिजिकली थोड़ा सा फील करिए। 333 मीटर पर सेकंड का मतलब आप समझ रहे हो, करीब करीब 1000 मीटर 3 सेकंड में, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर की स्पीड 3 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा ये। मतलब साउंड को अगर मैं एयर में ट्रेवल करना है तो 1 किलोमीटर की स्पीड को 3 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द मैक नंबर अगर लेस देन 1 है, मैक नंबर लेस देन 1 का मतलब ये जो आपकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वो साउंड की वेलोसिटी से कम होगी। तो यहाँ तक तो चीजें समझ में आती है कि ठीक है भैया ये स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन मैक नंबर इक्वल टू 1 हुआ तो सोनिक हो जाता है। इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा है कि जो आपका फ्लूइड या ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर है। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा आप जो है सोनिक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप 1 सेकंड में, या आप बोल सकते हो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 सेकंड में ट्रेवल कर दोगे, 3 सेकंड के अंदर। ठीक है, और यहां पे अगर मैक नंबर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सुपरसोनिक। क्या ऐसा कंडीशन भी पॉसिबल है? मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है क्या कि जिसकी स्पीड आपकी साउंड की वेलोसिटी को क्रॉस कर दे? सोचिए और बताइए, ऐसा पॉसिबल है कि आप जो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना है ग्रेटर देन 1 सुपरसोनिक में आ गया है, और सुनो ग्रेटर देन 5 भी आ गया है, मतलब वो छोड़ो साउंड की वेलोसिटी को तो आप क्रॉस कर रहे हो, उसके 5 गुना वेलोसिटी को भी क्रॉस कर जा रहे हो। 5 गुना वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो, आप जो है 1 सेकंड में 333 मीटर, इसका 5 गुना करोगे तो करीब करीब 1600-1700 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड को इतना मेंटेन कर दिए हो कि वो 1 सेकंड में 1.6 to 1.7 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? क्या लगता है? ठीक है, तो आपने अभी तक देखा होगा मिसाइल निरीक्षण, मिसाइल जो आपकी टेस्टिंग होती है, अग्नि 5 की अगर हम लोग बात करें, और भी अलग अलग जो मिसाइल्स आपके बन रहे हैं,
वो सब में जब आप कभी न्यूज़पेपर या उसके बारे में डेफिनेटली आप जीएस वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये चीजें देखते होंगे कि ये जो मिसाइल है ये आपकी सुपरसोनिक है, ये मिसाइल आपकी हाइपरसोनिक है। तो अब आप ये फिजिकली फील कर लो कि वो जो आपकी मिसाइल होती है उसकी वेलोसिटी आपकी कितनी तेज होगी। ठीक है, अगर कोई बोलता है सुपरसोनिक है तो सुपरसोनिक में आपका ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब अगर 5 तक जाता है तो 2.3, 2.4, 2.5 इस तरीके से। अग्नि 5 का आई थिंक 2.3, 2.4 है मैक नंबर उसका, सुपरसोनिक में जाएगा तो वहां पे सुपरसोनिक का मतलब आप समझ रहे हो, उसकी वेलोसिटी साउंड से तो ज्यादा है। और मैक नंबर अगर 2 पे आता है मतलब साउंड की वेलोसिटी का डबल है। 2.5 आएगा मतलब साउंड की वेलोसिटी का वो 2.5 गुना है। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये जो चीजें चल रही है मैक नंबर लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरीके से कहानी चल रही है। यहां पर आपका 0.8 से 1.2 मैक नंबर जब ग्रेटर देन 5 होता है तो ये आपको मिल जाता है, दैट इज द हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपकी क्या है यूज की जाती है। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली इस तरीके के स्पीड को मेंटेन किया जाता है। और अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि चाइना और रशिया भी अलग अलग जो मैक नंबर है वो 25, 30, 50 तक भी जाके उस पे काम कर रहे हैं। सॉरी, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास अलग अलग स्पीड को मेंटेन करना है तो इसका अगर मैं फिजिकली मीनिंग बताऊं तो कहीं ना कहीं मैक नंबर यही चीज है। और ये आपका कुल मिला के कुछ नहीं है, जो आपकी साउंड की वेलोसिटी है उस साउंड के वेलोसिटी को कंपेयर कर रहा हूं। ध्यान रखना कि जो भी चीजें चलेगी दोनों को सेम मीडियम में लेके चलना है। अगर आप नीचे एयर रखे हो तो ऊपर भी एयर होगा, नीचे आप लिक्विड रखे हो तो ऊपर भी लिक्विड होगा। बेसिकली हमारा जो पावर प्लांट सब्जेक्ट है इसमें हम लोग जो मीडियम है वो एयर लेके चलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मल एयर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके लिए सीपी की वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है और सीवी की वैल्यू जो 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है, उस एयर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये सब सिनारियो हमको दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या क्या बात किया हुआ है। एक तो हमने नोजल को समझा, एक हमने डिफ्यूजर को समझा और एक हमने मैक नंबर को समझा। नोजल का सीधा सीधा डेफिनेशन आपको बताया हूं, सीधा सीधा क्या बोलना है, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड और टू द इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, डिफ्यूजर के लिए हमको क्या समझना है, सीधा सीधा टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, आप डिफ्यूजर को ये भी बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं मैक नंबर की बात करूं तो मैक नंबर को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग मैक नंबर को लेकर बात करें तो क्या बोलेंगे मैक नंबर के केस में, डेफिनेटली सीधा सीधा इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में मिला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड अंडर रूट गामा टी मिला हुआ है। और इस केस में अगर आपको सिनेरियो दिख रहा है तो ये आपको चीजें दिख रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स ये आपका जो थर्ड चैप्टर था उसका आपका पहला वीडियो है। थर्ड चैप्टर के लिए नोजल डिफ्यूजर की बात हो रही थी, नोजल डिफ्यूजर मैक नंबर में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाला हूं क्या कि कैसे हम किसी पैसेज को नोजल और डिफ्यूजर, मतलब अगर हमारे पास कन्वर्जिंग पैसेज या डाइवर्जिंग पैसेज दिया होगा तो उस पैसेज को भी हम लोग नोजल डिफ्यूजर किस तरीके से डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।